हेलो स्टूडेंट, मैं जय प्रजापति आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th बायोलॉजी की क्लासेस, जिसमें सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं और किस तरीके से इनमें क्या क्या बताने जाना है आपको। और फिर चीज़ों को बड़ी ही कायदे से देखेंगे। अगर कोई आपको डाउट्स आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसको मैं आसानी से क्लियर करके आपको इसके सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट जागृत कर सकूँ। तो सबसे पहले अगर सिलेबस की बात की जाए तो जिसमें आप देख रहे हैं पहला चैप्टर आपका क्या होगा, जैव प्रक्रम। अब जो जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम में क्या क्या है, तो इसमें सीधी सी बात है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होने वाले प्रक्रम है। जैसे सबसे पहले पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन, या जिसको हम वहन बोल सकते हैं, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में, बहुत अच्छे से डिटेल में, बाष्पोत्सर्जन के बारे में भी है और बाष्पोत्सर्जन के साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी है, किस तरीके से भोजन बनाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में भी है। जब इन सारी चीज़ों के बारे में हो जाएगा तो आपका चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा। ये चार जो मैंने मेन बात की है, इनके बारे में जैसे मैं अभी फर्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो और डिटेल में बात करते हैं। पहले इनके बारे में देख लिए कि नियंत्रण एवं समन्वय में क्या है, प्रजनन और आनुवंशिकता में। तो गौर से देखें आप, तो मात्र आपके कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं, जिनको आसानी से मुश्किल 2 से ढाई महीने में आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद अपन लोग रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। तो नियंत्रण एवं समन्वय में देखा जाए तो सबसे पहले आता है नियंत्रण। तो नियंत्रण, भाई थोड़ा सा रुकिएगा, आनुवंशिकता, प्रजनन और यहाँ पे आपका रहने वाला है नियंत्रण। तो जो नियंत्रण एवं समन्वय रहने वाला है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि नियंत्रण, तो नियंत्रण का तात्पर्य क्या है, जो किसी चीज़ को कंट्रोल कर सके। अब जब कंट्रोल करना है तो कंट्रोल मेन मोटो है, आपको भी पता है, आपकी ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, माइंड अर्थात मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के बारे में देखना है, मस्तिष्क तक सूचनाएं कौन पहुँचाता है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में कौन, तंत्रिका कोशिका। तो इसके बारे में देखना है बिल्कुल डिटेल में। मस्तिष्क के अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग की हमें बात करने वाली है कि इनमें कौन कौन से भाग में किस किस का क्या योगदान है, कौन से हमारे हार्मोन्स जो हैं, हार्मोन्स जिनको हम बोलते हैं, उनका सेक्रेशन हो रहा है, किन के माध्यम से शरीर विषायकार हो जाता है, किन के माध्यम से शरीर बिल्कुल छोटा हो जाता है, किन के माध्यम से करुणा, दुख या गर्म ठंडा, ये हमें चीज़ें फील कर पाते हैं और फील नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम किसके कहाँ पे देखेंगे, नियंत्रण में देखने वाले हैं। और समन्वय यही है, इसी चीज़ को क्या करना, कोऑर्डिनेट करना। थोड़ा सा बड़ी दिक्कत हो रही है भाई इस चीज़ को। तो जो समन्वय है, तो समन्वय में हम देखने का प्रयास करेंगे। अब जब ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, तो जैसे ये चीज़ें क्लियर होती हैं तो आप समझ पाएंगे कि आपको दूसरा चैप्टर आने लगा है। अब हम पूछते हैं तीसरे वाले चैप्टर की तरफ। तो जैसे ही हम तीसरे वाले चैप्टर की तरफ पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो नाम से आप समझ पा रहे हैं प्रजनन। अब प्रजनन मतलब जनन। तो जनन की क्रिया के द्वारा क्या होता है कि चाहे मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो, अपने जैसी संतान उत्पत्ति करते हैं। अब जब ये अपने जैसी संतान की उत्पत्ति कर रहे हैं तो किस तरीके से, और हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो इनमें जो मेन रहेगा वो आपको मनुष्य के बारे में पढ़ना है। मनुष्य में नर तथा मादा और नर के जितने भी जनन के तंत्र होते हैं, जनन में जो जो अंग भाग लेते हैं, प्रत्येक अंग के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। ठीक इसी तरीके से मादा आएगा, तो मादा में मादा जनन अंग कौन कौन से होते हैं और इन जनन अंगों के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ना। जब ये हो जाएगा आपका, तो आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें बहुत सारी सी चीज़ें देखनी हैं कि जो चक्र होता है, मासिक चक्र, ये किस तरीके से कंप्लीट होता है कि नहीं होता है, जब ये नहीं होता है तो क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको देखने का प्रयास करना है। और बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। फिर आपका आता है आनुवंशिकता। तो जो आनुवंशिकता है, आनुवंशिकता का मेन मोटो क्या है, आपको भी पता है कि सबसे पहले इसके पूछ जाएंगे भाई साहब जनक कौन है, इनके बारे में बताया किसने था। तो मेंडल को आप जानते होंगे, अगर जिन्होंने नहीं जाना है तो मैं बताऊंगा, उस चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहेंगी आपकी। जैसे ही आप मेंडल के बारे में जान लेंगे तो फिर पता आपको लगाना ये कहाँ के थे, किस तरीके से इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में क्या क्या बताने का प्रयास किया है। तो मेन है, आपको ये पूछा जाता है कि भैया इन्होंने किस पौधे पर रिसर्च की, तो मटर का पौधा रहता है, मटर के पौधे में कौन कौन से, और जो नियम दिए हैं आनुवंशिकता के नियम, इन नियमों के बारे में देखेंगे। और जो बाकी था कि मेंडल के बाद आप लोगों को देखना कि डार्विनवाद, लैमार्कवाद, इनके सिद्धांत आया करते थे। लेकिन अब क्या है कि डार्विनवाद और लैमार्कवाद के इनके सिद्धांत हट चुके हैं, और जब सिद्धांत हट चुके हैं तो सिर्फ इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। तो इन 4 चैप्टरों के माध्यम से आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, और जैसे ही कंप्लीट होती है तो चीज़ें आपको समझने का प्रयास करना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। आई होप आपको ये समझ में, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका पहला चैप्टर है वो क्या है, जैव प्रक्रम।
जिसको हम कहेंगे लाइफ प्रोसेस। अब जो आपकी लाइफ प्रोसेस है, तो लाइफ प्रोसेस में बेसिकली आपको देखना क्या है कि जो लाइफ प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है किन चरण हैं या कौन कौन सी प्रोसेस हैं जिनके माध्यम से ये चलती है। अगर इन प्रोसेस को नहीं किया जाए तो ये ना चलने वाली है। और इसका हमारे मानव जीवन में योगदान क्या है, तो मेन जो अभी मैंने आपको बताया था, मेन कितने टर्म्स है, सिर्फ 4 टर्म्स हैं जिनके माध्यम से आप कह सकते हैं कि भैया ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुए तो संभव ही नहीं है कि जीवन है तो जीवन को जिया जा सके या क्या। तो जिसमें सबसे पहले, अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले जो आपका आता है उसमें आता है पोषण। अब जो पोषण है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। तो पोषण, अब भाई जब ये पोषण है तो पोषण आपको भी पता है कि भैया भोजन ग्रहण करना। अभी देखेंगे कि पोषण एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से क्या है। अभी नॉर्मल मान लीजिए भोजन ग्रहण करना, अगर आप भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो भैया आपका जीवन संभव नहीं है। अब नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए। चलिए एक प्रक्रम तो ये समझ में आ गया कि भोजन को ग्रहण करना। अब दूसरा कहें तो आप कहोगे कि सांस लेना, शायद नहीं, एग्जैक्ट यही है कि भैया सांस अगर आप रोक पाओगे तो कितने समय के लिए रोक पाओगे, कुछ समय के लिए, और कुछ समय के बाद आपको सांस लेना पड़ेगा। अगर आप सांस नहीं लेते हैं तो खत्म भैया कहानी टैम। अब जब श्वसन हो गया है, पोषण हो गया है, क्या इनके अलावा भी कुछ आते हैं, तो मैंने देखिए आप 2 और लिखे हैं, तो हो सकता है होंगे, हो नहीं सकता है भाई, होना ही है। तो जिसमें फिर आता है आपका परिवहन, और परिवहन ना कह के आप बोल सकते हैं कि वहन, जो महत्वपूर्ण है। अब आपने जो खाया है, श्वसन के माध्यम से आपने क्या किया है, उसको भोजन को पचाया है। अब जब पच गया है, खा लिया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, अर्थात उत्सर्जन। अगर आप लगातार भोजन को ग्रहण ही करते जाएं तो भैया पेट फट जाएगा, वो संभव ना है, और ये फालतू की बातें हैं। जब ना है तो भैया ये मेन 4 आपके टर्म हैं कि पोषण क्या है, श्वसन क्या है, परिवहन क्या है और उत्सर्जन क्या है। इनको डिटेल में देखना है। लेकिन अभी जब जैव प्रक्रम की बात कर रही थी तो क्वेश्चन यही आता है कि भैया जैव प्रक्रम है क्या। जैव प्रक्रम की जब बात की जा रही थी तो कहेंगे जैव प्रक्रम है क्या। तो जैव प्रक्रम में अगर देखा जाए तो सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ कि वे सभी प्रक्रम, क्या, वे सभी प्रक्रम जो किसका कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य। अब भैया जब ये अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं जैव प्रक्रम। तो भाई क्वेश्चन ये आता है कि अनुरक्षण क्या है, यही आएगा कि नहीं आएगा कि अनुरक्षण है क्या। तो अनुरक्षण समझने का प्रयास करते हैं। संधि विच्छेद आपको पता ही है, तो इसको 2 शब्दों में तोड़ने का प्रयास कीजिए या बांटने का। तो आप क्या कहेंगे कि अनुधन रक्षण क्या कहलाएगा आपका, अनुरक्षण। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि भैया अनु क्या है, रक्षण क्या है। तो अनु का मतलब होता है पीछे या छोटा या बाद में, और रक्षण का मतलब होता है रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला या रक्षा करने वाले। तो अब इस डेफिनेशन को और अच्छे से देखा जाए तो क्या कहेंगे, वे सभी प्रक्रम जो क्या करते हैं, पीछे से रक्षा करते हैं। अर्थात कभी ये कोई पीछे खड़ा है तो ऐसा तो है नहीं, तो पीछे का मतलब है बाद में। अगर आप कुछ प्रक्रम कर रहे हैं तो इनके बाद में वो आपकी रक्षा करेंगे और आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। तो जब मैं कह रहा हूँ कि पीछे से रक्षा कर रहे हैं, कहने का मतलब समझिए, जब आपने भोजन ग्रहण किया, क्या किया, भोजन ग्रहण किया, तो आपको भूख ना लगने वाली। अब जब भूख ना लगेगी, भोजन ग्रहण करने के बाद आपने देखा होगा कि शरीर में एक ऊर्जा महसूस होती है। अब जब ये ऊर्जा महसूस हो रही है तो बाद में होगी, कि भोजन ग्रहण करने के पहले तो संभव है नहीं। अर्थात जब ये बाद में है तो बाद अर्थात पीछे, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, बाद। तो ये भैया बाद में ही तो हमें क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। अब ना करें तो फिर दिक्कत होगी। तो ठीक इसी तरीके से श्वसन और परिवहन और उत्सर्जन। तो क्वेश्चन आएगा कि वे सभी कौन से प्रक्रम, तो ये वे सभी ये 4 प्रक्रम हैं। इन 4 प्रक्रम महत्वपूर्ण यही है तो बहुत सारा। पाचन भी बोल सकते हैं आपके, अगर पाचन ना करेंगे तो फिर संभव कैसे है जीवन। हाँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट की अगर बात की जाए कि कोई 4 प्रक्रम बताइए जिनके माध्यम से आपका जीवन संभव है, तो रहेगा पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। जब ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी तो आप कह सकते हैं कि हाँ भैया ये जो प्रक्रम है ये हमारे काय का कार्य कर रहे हैं, अनुरक्षण का कार्य कर रहे हैं, मतलब हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो जब ये आपकी रक्षा करेंगे तो ये सभी प्रक्रम आपके क्या कहलाएंगे, जैव प्रक्रम। अब कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि जैव प्रक्रम ना पूछ के वो क्या कहता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। ध्यान से समझिए, वो कभी कभी जैव प्रक्रम ना पूछ के आपसे क्या कहेगा कि जैव रासायनिक अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं,
तो हम क्या कहेंगे, रासायनिक प्रक्रम अर्थात जैव रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे। क्वेश्चन मैंने कहा है आपसे, या तो जैव प्रक्रम के माध्यम से पूछेगा या तो वो क्या कहेगा कि जैव रासायनिक अभिक्रिया। तो इस परिस्थिति में आपको बिल्कुल डिट्टो सेम जो यहाँ पे बताया गया है कि वे सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहा जाता है, डिट्टो सेम आप लिखेंगे जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में। क्या लिखेंगे कि वे सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम के साथ साथ जैव रासायनिक अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। ध्यान समझिए, वे सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ साथ जैव प्रक्रम भी कहा जाता है। अब जब इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई है तो हो सकता है इसके प्रकार हो, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। यहाँ पे इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अपचायी और दूसरा होता है आपका उपचायी। अब क्या अपचायी उपचायी बस इतना ही नहीं, इसका पूरा नाम क्या है? अपचायी जैव रासायनिक अभिक्रिया, और इसका पूरा नाम क्या है? उपचायी जैव रासायनिक अभिक्रिया। अब जब ये अपचायी जैव रासायनिक अभिक्रिया है, उपचायी जैव रासायनिक अभिक्रिया, तो ये किस काम में आते हैं, किस तरीके से इनका उपयोग किया जाता है, तो ये समझने का प्रयास करते हैं। तो अपचायी और उपचायी को समझने से पहले आप पहले ये समझिए कि भाई आ और उ, इन दोनों में से सरल कौन है बनाना और कठिन कौन है? तो बिल्कुल आप कहेंगे कि इनको बनाना उ अर्थात ये सरल है और बहुत सरल है, क्योंकि इसको बिल्कुल सिंपल, जब ये सरल है तो लिख दीजिए इसके आगे सरल, और जब बात कहें आ की तो इसकी तुलना में ये कठिन है, तो कठिन को कठिन ना लिख के आप लिखिए जटिल। जब ये सरल है ये जटिल है, अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो इनको भी समझने के लिए अब आप तैयार हैं। कैसे कि समझिए, अपचायी तो आ रहा है, आ अर्थात जटिल, तो आपको लिखना है कि बे रासायनिक अभिक्रियाएं जो जटिल कार्बनिक यौगिकों को, ध्यान समझिएगा, जटिल कार्बनिक यौगिकों को, जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में, किन में? सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। क्या कह रहा हूं मैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है, अपचायी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना है कि जटिल कार्बनिक यौगिकों को अगर सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित किया जा रहा है तो ये क्या है? अपचायी जैव रासायनिक अभिक्रिया। अब मन में आता होगा क्वेश्चन कि कौन है? उदाहरण के माध्यम से आप समझाने का प्रयास कीजिए। तो जटिल को काहे में कन्वर्ट किया जा रहा है? सरल में। तो आपको पता है जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो ये कार्बनिक यौगिकों के रूप में होता है, तो ये जटिल होता है, और जब इसका पाचन होता है तो ये क्या हो जाता है? सरल। तो आप कह सकते हैं कि पाचन, क्या कह सकते हैं? पाचन। तो पाचन के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं कि जो जटिल कार्बनिक यौगिकों हैं उनको सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर रहे हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि उपचायी, तो उपचायी में आप क्या कहेंगे? ध्यान समझिएगा, जस्ट उल्टा कि इनको जटिल से सरल में, तो ये क्या हो जाएगा? सरल से जटिल में। तो आप क्या कहेंगे? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक यौगिकों को, किनको? सरल कार्बनिक यौगिकों को, जिनमें सरल कार्बनिक यौगिकों को काहे में कन्वर्ट किया जाता है? जटिल कार्बनिक यौगिकों में कन्वर्ट किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है, उपचायी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ध्यान समझिएगा, क्या कहेंगे? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक यौगिकों को जटिल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित किया जाए, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। और कौन सी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं? उपचायी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो आई होप आपकी ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जब ये क्लियर है तो जब इस तरीके से आपने यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा था तो ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पे भी पूछने का प्रयास करेंगे कि भैया बताइए कि यहाँ पे जो उदाहरण है, उदाहरण के रूप में हम कौन सी प्रक्रिया को लिख दें? तो बड़ा सिंपल सा है, उदाहरण में आप लिखिए प्रकाश संश्लेषण। अब आप कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण कैसे? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन का निर्माण किया जाता है, अर्थात भोजन को संश्लेषित किया जा रहा है। और संश्लेषित किस रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी, या फिर बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो रहती है इनको आपस में संयोग किया जाएगा और कहेगा एक कार्बनिक यौगिक C6H12O6 का निर्माण किया जाएगा। अब जब ये बन रहा है तो ये सरल थे CO2 और H2, और जो बने हैं C6H12O6 ये जटिल है।
तो सिंपल वे में हम कह रहे हैं कि भैया सरल कार्बनिक यौगिकों को जटिल में किस क्रिया के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपचायी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, उपचायी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं। जब ये समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार मैं इसको आपको और रिवाइज कराता हूँ, जिससे आपकी जो चीज़ें रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो एक बार और समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैव प्रक्रम किन्हें कहते हैं या जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, वे सभी प्रक्रम जो किसका कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं या फिर जैव प्रक्रम कहलाते हैं। फिर कौन कौन से प्रक्रम है, तो पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन और उत्सर्जन। इन्हीं के माध्यम से आपका जो जीवन है वो सुरक्षित है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो भैया जीवन आपका खतरे में आ जाएगा। आप सोचें कि नहीं हम सांस नहीं लें 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, तो बस खत्म है कहानी फिर। तो इस कहानी को ख़त्म ना करने के लिए, बराबर चलने के लिए आपको क्या है, श्वसन की आवश्यकता पड़ेगी। श्वसन के साथ साथ परिवहन की भी आवश्यकता पड़ेगी और उत्सर्जन की भी आवश्यकता पड़ेगी। जब ये सारी चीज़ों की आवश्यकता है तो ये आपके क्या है, प्रक्रम। और जो क्या कर रहे हैं, अनुरक्षण। अनुरक्षण मैंने आपको बताया था, जो क्या करेंगे, बाद में रक्षा। अर्थात पहले आप भोजन ग्रहण करेंगे, बाद में ये पाचन करेगा और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। और जैसे ही हमें ऊर्जा प्रदान करता है तो क्या करते हैं, हम दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब इन सारी चीज़ों की बात आपको समझ में आ गई है तो ये आपका क्या हो गया है, जैव प्रक्रम। और जो यह जैव प्रक्रम होते हैं वो होते कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। या जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से पूछा जाता है, तो अपचायी और उपचायी। अब आप कहेंगे कि अपचायी किन्हें कहेंगे, तो बिल्कुल सिंपल, जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल में बदल दो तो अपचायी। उदाहरण पाचन। अब अपचायी हो गया तो उपचायी किसे कहेंगे, तो सरल कार्बनिक यौगिकों को काहे में बदल दो, जटिल में बदल दो। उदाहरण प्रकाश संश्लेषण। तो जब ये क्लियर हो चुका है तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही आपका ये क्लियर होता है तो सबसे पहले हमने एक टर्म लिखा था, वो लिखा था पोषण। क्या लिखा था, पोषण। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताइए पोषण क्या है। तो सिंपल वे में अगर आपसे कह दिया जाए, ध्यान समझिएगा, पोषण। तो अगर आपसे पूछा जाए तो पोषण क्या है, तो क्या कहेंगे कि पोषक तत्वों को, और काहे के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, भोजन के माध्यम से पोषक तत्वों को ग्रहण करना। क्या करना, भोजन के माध्यम से पोषक तत्वों को ग्रहण करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि भोजन के माध्यम से आप किनको ग्रहण कर रहे हैं, पोषक तत्व। तो ये जो पोषक तत्व होते हैं ये कौन कौन होते हैं, नाम बताइए जरा आप, तब तो समझ में आए कि कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। इन सभी में सबसे पहले आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। आप कहेंगे ठीक है भैया कार्बोहाइड्रेट, फिर तो बसा आएगा। इसके अलावा भी क्या होते हैं, बिल्कुल भाई, इसके अलावा होता है प्रोटीन। प्रोटीन के अलावा क्या होता है, प्रोटीन के अलावा होता है विटामिन, जिसको हम क्या कहते हैं, विटामिन। और विटामिन के बाद आप कहेंगे तो जल एवं खनिज लवण। तो क्वेश्चन ये आएगा, क्या एक बार जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उन सब में, उन भोजन में ये सारे जो पोषक तत्व होते हैं क्या उपस्थित होते हैं। तो भाई एक बार में तो नहीं, लेकिन आप जो दिन में भोजन ग्रहण कर रहे हैं, या 1 दिन या 2 दिन में भोजन ग्रहण कर रहे हैं, लगभग 2 दिन, तो उनमें ये सभी चीज़ें होना चाहिए। जिससे क्या रहेगा, आप जो भोजन ग्रहण करेंगे वो मात्र भोजन पेट भरने का काम ना करके आपके शरीर में भी लगने का काम करेगा, अर्थात आपके शरीर के लिए लाभदायक रहेगा। और इस टाइप का जो भोजन रहता है, इस प्रकार का जो भोजन रहता है, उस भोजन को हम क्या कहते हैं, संतुलित भोजन, या क्या कहा जाता है, संतुलित आहार। तो आप कह सकते हैं कि जो भोजन पेट भरने के लिए नहीं, आपके शरीर के लिए उपयोगी हो, वो कहलाएगा आपका संतुलित आहार। नहीं तो भोजन तो सभी ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन सभी की जो फिजिक रहती है वो अलग अलग होती है। तो मेन रीजन क्या रहता है, आहार का उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मेन आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, वसा होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, जल एवं खनिज लवण। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो विटामिन है, विटामिन के प्रकार कितने हैं या कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो विटामिन अगर लिखा जाए तो क्या लिखोगे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, या जिसको कहा जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। अब ये जो आपके 6 हैं, इनमें से क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, ये तो नहीं पूछा जाता कि विटामिन कितने होते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जल में एवं वसा में घुलनशील विटामिन बताइए। तो विटामिन को
जल में और बसा में घुलने के आधार पर, या कि सीधा क्या कहेंगे कि घुलने के आधार पर, को काहे के आधार पर, घुलने के आधार पर भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, एक बसा में घुलनशील और दूसरा आपका है जल में घुलनशील। अब मैं तो सीधा सीधा बता दूं कि भैया ये BC है और बाकी जो बचे हैं ADEK, लेकिन आप इसको याद कैसे रखें हमेशा के लिए, एक बार पढ़ें और हमेशा याद कैसे रह जाए कि हाँ भैया ये BC ही रहेगा, जल में घुलनशील ADEK रहने वाले हैं। तो बसा से अगर आप देखा जाए तो बा से क्या हो गया B और सा से ध्यान रखना है C, तो आपका क्या हो जाएगा BC जो विटामिन रहते हैं वो काहे में घुलनशील होते हैं? बसा में। अब जो रिमेन बचे हुए हैं जैसे A हो गया, D हो गया, E हो गया, K हो गया, तो ये सारे काहे में घुलनशील हो जाएंगे? जल में घुलनशील। और आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि बसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, जल में घुलनशील। और अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटने चाहिए, बिल्कुल ध्यान से, और इम्पॉर्टेंट है तो थोड़ा सा इसको 1-2 बार आप जरूर पढ़िएगा। जब आपके ये क्लियर हो गया, मैंने आपसे पूछा था कि पोषण किसे कहते हैं, तो आपने बिल्कुल अच्छे से मेरे माध्यम से पढ़ा कि भाई भोजन के माध्यम से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है या जो प्रोसेस होती है वो आपकी क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब जो पोषण है, पोषण में जो पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखा कार्बोहाइड्रेट हो गया, बसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, जन एवं खनिज लवण हो गए। अब क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाएगा आपसे कि क्या ठीक है चलिए पोषण आप ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन पोषण जो आप ग्रहण कर रहे हैं इसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या क्या है, या पोषण की हमें आवश्यकता ही क्यों है नहीं ग्रहण करें? क्वेश्चन यही आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि पोषण की आवश्यकता क्या है, भाई नहीं करो ग्रहण, तो उस आवश्यकता की अपन लोग चर्चा करते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो देखते हैं आगे। अब जब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि पोषण की आवश्यकता, पोषण की आवश्यकता, नेसेसरी ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स। अब जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में मेन रोल किसका रहता है? न्यूट्रिएंट्स का रहता है। ये न्यूट्रिएंट्स आपने देख लिए थे, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया है, और विटामिन हो गया है, वाटर एंड मिनरल्स हो गए, ये सारे थे। तो अगर लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ आपसे कि पोषण की आवश्यकता है क्या, मतलब क्या है भैया, नहीं ग्रहण करें ना, तो अब समझते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं और इनका हमारे जीवन में उपयोग क्या है। तो सबसे पहले रहता है आपका शारीरिक वृद्धि। अब आप मुझसे पूछेंगे किस तरीके से शारीरिक वृद्धि, तो बिल्कुल सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं। जो हमने भोजन ग्रहण किया, अब जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं तो श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, तो श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से उस भोजन को तोड़ा जाएगा टुकड़ों में, और तोड़ने के बाद उससे प्राप्त की जाएगी ऊर्जा। क्या प्राप्त की जाएगी? ऊर्जा। और जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उस ऊर्जा का उपयोग हम काहे में करेंगे? दैनिक जीवन में। और दैनिक जीवन में जब हम उपयोग करते हैं तो साथ ही साथ में क्या किया जाता है, ध्यान समझिएगा, एक टर्म उससे और निकल के आएगा। तो जो भोजन ग्रहण किया है तो वो भोजन वहन के माध्यम से या परिवहन या रुधिर के माध्यम से क्या कहेगा? प्रत्येक कोशिका तक पहुंचेगा। और जब प्रत्येक कोशिका तक पहुंचेगा तो कोशिका की कोशिका द्रव्य में पहुंचेगा, और जो कोशिका द्रव रहेगा इस भोजन को ग्रहण करने के बाद अपना विस्तार करेगा, और जब एक से दूसरी बनेगी, दूसरी से तीसरी बनेगी, और जिस तरीके से हमारे शरीर में क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो शारीरिक वृद्धि के लिए हमें आवश्यक क्या है? शारीरिक वृद्धि के लिए हमें आवश्यक है भोजन। और एक कैसा भोजन? एक संतुलित भोजन, या जिसको हम कहते हैं संतुलित आहार। और ऐसा संतुलित आहार जिसमें क्या हो? सारे पोषक तत्व, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि क्या हो जाएगी? जल्दी। तो एक तो ये हो गया शारीरिक वृद्धि में भैया पोषण की आवश्यकता है। दूसरा आएगा क्या? बोल सकते हैं कि ऊर्जा के लिए, ऊर्जा अर्थात एनर्जी के लिए, कि भैया एनर्जी के लिए भी हमें काय की आवश्यकता है? भोजन की। नहीं ग्रहण करो, अब भोजन ग्रहण नहीं करोगे, ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलने वाली। अब जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो दैनिक कार्य नहीं कर पाओगे, और यहाँ जो ऊर्जा मेन मिल रही है इस ऊर्जा का उपयोग हम कार्य में करने वाले हैं? दैनिक कार्य में। तो हम सीधा कह सकते हैं कि हमने ग्रहण किया भोजन, और उस भोजन से हमने क्या प्राप्त की? ऊर्जा। और उस ऊर्जा का उपयोग हमने काहे में किया है? दैनिक कार्यों में। काहे में किया है?
दैनिक कार्यों में। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसी ऊर्जा का उपयोग हम काय में करते हैं, दैनिक कार्यों में। फिर आपसे मैं कहूँगा क्या सिर्फ 2 ही हैं? इन दोनों के लिए ही हमें भोजन की आवश्यकता होती है या पोषण की आवश्यकता होती है, क्या और नहीं है? तो कुछ लोग कहेंगे हाँ हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, तो उनमें से एक देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। उनमें से एक आपका आता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे? अर्थात आपकी जो इम्यूनिटी पावर है उसको बूस्टअप करेगा। आपने देखा होगा जब भी आप बीमार हो जाते हैं तो आपको फल खिलाए जाते हैं। अब फल खिलाए जा रहे हैं, मेन क्या है, उस टाइम पे रोटी कम खाते हैं, अर्थात खाना कम खा रहे हैं। अब भैया जब खाना कम खा रहे हैं, ये लिक्विड चीज़ें जैसे नारियल का पानी हो गया या फिर कीवी फल खिलाए जाते हैं, जिससे क्या है इम्यूनिटी पावर बढ़े। और ये सारी जो चीज़ें हैं या जो नॉर्मल भोजन भी कुछ लोग ग्रहण कर रहे हैं, तो वो अपना आहार अच्छा रखते हैं जिसमें सारी चीज़ें हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, वाटर हो और विटामिन हो। जब ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं तो भैया आपका क्या रहेगी, जो आप रहेंगे वो बीमार कम पड़ेंगे। और बीमार कम पड़ने का मेन रीज़न है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, अच्छी। तो भैया भोजन को एक ग्रहण करने का एक और रीज़न क्या है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे, अर्थात आप बीमार ना पड़ें। तो भोजन ग्रहण करेंगे और भोजन ग्रहण करने से आपकी क्या होगी, जो इम्यूनिटी पावर है या फिर प्रतिरोधक क्षमता लिख दीजिए, प्रतिरोधक क्षमता जो आपकी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो भैया आप बीमार नहीं पड़ने वाले हैं। और उसका मेन रीज़न क्या है, भोजन। अब इसका लास्ट टर्म आता है कि क्या है कोई, वैसे 4 में ही आपकी चीज़ें सेटिस्फाइड हो जाओगे आप। अगर और लगता है तो और बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी हो गई है। अब इसके बाद अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा आपसे कि ये जो रहता है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे पहले आपने देख लिया कि शारीरिक वृद्धि संतुलित आहार वगैरह में हो गया, ऊर्जा में हो गया और रोग प्रतिरोधक क्षमता में हो गया। अब होता क्या है, शारीरिक वृद्धि के साथ साथ कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके शरीर में कोई दिक्कत आ गई, अर्थात जो टूट फूट हो जाती उसमें कोई फ़ायदा मिलेगा। कैसे समझिएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ टूट फूट में मरम्मत। अब ये टूट फूट में किस तरीके से मरम्मत कर रहा है आपकी, तो जब आप कभी बीमार पड़ रहे हैं तब भी आपकी सेल, या फिर पता चला आप जा रहे हैं कहीं पे गिर गए तो मतलब लगेगी। अब जब लगेगी तो हो सकता है आपकी जो सेल टिश्यू है वो डैमेज हो जाए या टूटे। तो उस टाइम पे आपको भोजन बिल्कुल अच्छा पौष्टिक भोजन दिया जाता है और साथ में दवाइयाँ दी जाती हैं। इनका मेन रीज़न क्या है, जब अच्छा भोजन ग्रहण करोगे, दवाइयाँ ग्रहण करोगे, तो जो आपकी रिकवरी है, क्या है, जो आपकी रिकवरी है वो भैया कैसी हो जाएगी, जल्दी। और जैसे ये जल्दी होती है तो भैया आपकी जो टूट फूट की मरम्मत जल्दी हो जाती है। अर्थात इनमें जो मेन फैक्टर है, मेन फैक्टर किसका रहने वाला है, भोजन का। तो अगर आप अच्छा भोजन ग्रहण करेंगे तो चीज़ें आपकी अनुकूल रहने वाली है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो पोषण की आवश्यकता है वो किस तरीके से है और किस तरीके से हमारे शरीर में ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो सबसे पहले आप अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं, और लिखने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे क्या रहे, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो जाएं और सही हो जाएं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है क्या कि यहाँ के बाद मैं चाहता हूँ कि लेक्चर ज़्यादा बड़ा ही ना हो, आध घंटे के लेक्चर बने, और इससे आपको चीज़ें भी समझने में आसानी होगी और आप जल्दी से जल्दी इनको कवर करेंगे। क्योंकि एक माइंडसेट तो होता है कि भाई हाँ आध घंटे का देखो ख़त्म करो, और चीज़ें आप जल्दी से आगे बढ़ने का प्रयास कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में